हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विपाट चले। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस। आज पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में। एंशिएंट इंडिया को कितने पीरियड्स में बांटा गया है, कैसे कैसे क्या क्या उनके एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके तथ्य होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसका कारण भी यही था क्योंकि क्लासेस अब मैं शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास पेन और टैब नहीं था जिसे ख़रीदने में मुझे वक्त लगा, तो क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा था। तो अब जो है क्लासेस शुरू होंगी। शुरू में एक क्लासेस ही चलेंगी, एक ही क्लास होगा रोज़। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिर 2 क्लासेस करके मैं यहाँ पर शुरू करवाऊँगा। एक इतिहास की क्लासेस तो चलेगी ही, साथ-साथ पॉलिटी या किसी और सब्जेक्ट की क्लास भी यहाँ पर चलेगी। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, और याद रखें कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने कंटेंट की तरफ, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि है एंशिएंट इंडिया, उसके तरफ। तो एंशिएंट इंडिया की पढ़ाई को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक टाइमलाइन समझ लेते हैं कि टाइमलाइन कैसे काम करता है, क्योंकि पढ़ना हमें टाइमलाइन वाइज ही है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं जंप आउट जंप इन करके नहीं पढ़ना है, एक ही किताब फॉलो करना है। या देखिए, 2 किताब फॉलो करना है आपको, एक आपको आर.एस. शर्मा ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन और एक पूनम दलाल दहिया, दोनों आपको फॉलो करना है। तो पीरियड वाइज आपको पढ़ना है, ईयर वाइज आपको पढ़ना है, जंप नहीं करना है। अगर आप जंप करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से बाहर हो जाएंगी, और उसके बाद में फिर आप बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वैसे चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये समझ के रखेंगे कि पढ़ना आपको पीरियड वाइज है। तो टाइमलाइन देख लेते हैं। देखिए, एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन शुरू होता है 50,000 से। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड 50,000 से 10,000, मीसोलिथिक 10 से 6,000, नियोलिथिक 6 से 3,000 और चैल्कोलिथिक 3,000 से 500 बीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2,500 से 1,500। देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये चैल्कोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन व्यापक रूप से एक ही क्षेत्र में बसी हुई थी, जो कि है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, बाकी पूरे भारत में कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां चैल्कोलिथिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी आया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां चैल्कोलिथिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी आया है। इसलिए जो है ये टाइम पीरियड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों सिविलाइजेशन जो है साथ साथ चल रही थी। चैल्कोलिथिक पीरियड भी साथ साथ चल रहा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी साथ साथ चल रही थी। फिर आएगा आपका वैदिक पीरियड, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड आपका चलेगा और लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड पढ़ने के बाद हम लोग बढ़ेंगे महाजनपद की तरफ। ठीक है, महाजनपद में हमें 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बुद्धिज्म पढ़ेंगे और जैनिज्म पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ टाइम पीरियड मैंने अच्छे से एकदम लिख रखा है कि किस टाइम पीरियड के हिसाब से आपको पढ़ना है। 16वें महाजनपद में हमें हरियंक पढ़ना है, शिशुनाग और नंद। ये 3 इंपॉर्टेंट रखना है। ये तीनों मगध के अंडर आते हैं, तो मगध का ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बाकी 16 महाजनपद के इन्फॉर्मेशंस के बारे में तो पढ़ना ही है, पर मगध स्पेशली हमें अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मगध ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आप कह लीजिए या हिस्टोरिकल एविडेंस प्रोवाइड करवाता है। ये जो मौर्यन पीरियड में हम लोग ये जो मौर्यास पढ़ेंगे, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, तीनों राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड 200 बीसी से 300 सीई के बीच नॉर्थ इंडिया में हमें शुंग पढ़ना है, कर्ण पढ़ना है और कुषाणों के बारे में पढ़ना है। दक्कन इंडिया में हमें पढ़ना है सतवाहनास के बारे में, जिन्हें आंध्रा भी कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण भारत में हमें संगम काल के बारे में, संगम पीरियड के बारे में, चोला, चेरा और पांड्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे गुप्त पीरियड की तरफ। तो गुप्ता काल में हमें चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ना है। सॉरी, मैंने यहाँ 3 लिख दिया है गलती से, पर आपको चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ना है। वैसे 3 भी किंग थे, चंद्रगुप्त 3 भी किंग हुए हैं, पर यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त 2 पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपको गुप्ता पीरियड के साथ 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 वकातकास के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, वकातकास के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि वकातकास और गुप्ता पीरियड जो है एक साथ चल रहा था। दोनों में मैट्रिमोनियल अलायंस थे, तो उनका किंगडम भी एक समय के बाद एक साथ ही चला है।
तो कहीं ना कहीं इनमें आपको बहुत सारे कोरिलेशंस मिलेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी में, तो इन्हें हमें साथ साथ पढ़ना है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें 600 से लेकर 750 के बीच नॉर्थ इंडिया में पुष्यभूति पढ़ेंगे, दखन में हम लोग चालुक्य को पढ़ेंगे, और साउथ इंडिया में हम पल्लवा, चोला, चेरा और पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये चोला, ठीक है, ये चोला और यहाँ जो आप चोला देख रहे हैं, ये दोनों चोलास अलग है। एक एंशियंट चोला है, ठीक है, एक आपका इंपीरियल चोल है, ठीक है, और एक एंशियंट चोल है, दोनों में फर्क है, ठीक है, तो समझ के पढ़ेंगे। उसके बाद 750 से 1100 के बीच हमें इम्पोर्टेंट क्या है, ट्राई पार्टी स्ट्रगल, जो पाल, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा, इन तीनों किंगडम के बीच हुई थी, इन तीनों के बारे में हमें कवर करना है। तो ये एक बेसिक टाइमलाइन मैंने दे दिया है। ये टाइमलाइन अगर आप लोग समझ लेंगे तो इस टाइमलाइन के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, और इतिहास को इसी टाइमलाइन के, एंशियंट हिस्ट्री को आपको इसी टाइमलाइन के अनुसार कवर करना है। बढ़ते हैं अब हम लोग एंशियंट इंडिया की तरफ। एंशियंट इंडिया को हम लोग पढ़ेंगे, एंशियंट इंडिया के क्या क्या एस्पेक्ट है, जिसमें हम लोग पैलियोलिथिक को पढ़ेंगे, मीसोलिथिक को पढ़ेंगे, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट थे इनके, उन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और मिला क्या क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन के बारे में कि हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, वो तो हम लोग इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं। ये रहा है हिस्ट्री, ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कि आया है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से, ठीक है, ग्रीक शब्द से आया है, आपको याद रखना है, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है। अब हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है, पास्ट के स्टडी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पास्ट का स्टडी का ये मतलब नहीं होता है कि आपको पास्ट में जाके गर्लफ्रेंड का स्टडी करना है, नहीं, ठीक है, पास्ट के स्टडी के बारे में आपको पढ़ना है। आपको कम से कम 1947 के पहले जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो इतिहास है, ठीक है। 1947 के पहले वाली सारी चीज़ें इतिहास है, उसके बाद वाली आप इतिहास मत पकड़िएगा, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है। आज़ादी के पहले आप लोग जो पढ़ेंगे सब इतिहास है। थ्रोज लाइट ऑन वेरियस पास्ट इवेंट्स ऑन ऑफ सिग्निफिकेंस। अब पास्ट इवेंट से हम लोग क्या समझते हैं, अब पास्ट इवेंट में देखिए, पास्ट इवेंट में जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ वैदिक के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब देखिए पास्ट इवेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं, इन सारे पास्ट इवेंट्स के बारे में हम लोग, सारे पास्ट इवेंट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पास्ट को स्टडी करेंगे। पास्ट को स्टडी करने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि एविडेंस, आपका एविडेंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपका फाइंडिंग्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या क्या हमें मिला है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इतिहास को, हिस्ट्री को 3 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है। हिस्ट्री के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये तीनों होते क्या है, इनका क्या डेफिनेशन है, ठीक है। पहले जानते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में यहाँ देखिए प्री हिस्ट्री में लिखा है कि इवेंट ऑकरिंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी जब हम लिखना नहीं जानते थे, जब हम लिखना नहीं जानते थे, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। जब लिखने की कला डेवलप नहीं हुई थी, जब हम लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, उस समय जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हुई, जो भी ऐतिहासिक काल चले, उन्हें हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। सारा कुछ हिस्ट्री नहीं होता, हिस्ट्री में तो डिवीज़न होते हैं, हिस्ट्री के तो 3 भाग हैं। अब पहले भाग में जहाँ हम लोग लिखना नहीं सीखे थे, जहाँ हम लोगों के पास लिखने की कला नहीं थी, उसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। तीनों स्टोन एजेस जो थे, वो तीनों स्टोन एजेस जो हैं वो प्री हिस्ट्री में ही आएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक,
ठीक है। अब देखिए, अब पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, प्रोटो हिस्ट्री में भी राइटिंग इज नॉट येट डेवलप्ड, राइटिंग अभी भी डेवलप नहीं हुई है, लिखने की कला डेवलप नहीं हुई है, बट आर मेंशन्ड इन दी रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंटेम्पररी लिटरेट सिविलाइजेशन। कंटेम्पररी लिटरेट सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये है आपका घर, ठीक है, ये आपका घर है, आप रह रहे हैं लखनऊ में, ठीक है, और कानपुर में भी एक एक इंसान का घर है। आपके घर में लिखने की कला नहीं हुई है, पर कानपुर में जो है लिखने की कला उपलब्ध है। तो कानपुर वालों ने आपके बारे में एक ऐतिहासिक पन्ना लिख दिया कि चलो लखनऊ के लोग ऐसे हैं, वो ऐसे सोते हैं, ऐसे खाते हैं, ये उनकी जीवन शैली है, वो लोग ऐसे जीते हैं, ठीक है। तो ये हो लखनऊ, तो कानपुर क्या हो गया, कानपुर हो गया आपका कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, और आपके बारे में वो चीज़ नोटिस कर रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल सबसे पहले होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी सिविलाइजेशन कौन सा था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी सिविलाइजेशन था मेसोपोटामियन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या जिसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमारा जो मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, वहाँ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे जो है एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है कंटेम्पररी सिविलाइजेशन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। और वैदिक सिविलाइजेशन के भी बारे में जो है हमें अलग अलग जो है कंट्रीज के सिविलाइजेशन से जो है तथ्य मिले हैं, ठीक है। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या वैदिक सिविलाइजेशन हो, यहाँ लिखने की कला डेवलप नहीं होती, पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूसरे सिविलाइजेशन से मिल सकते हैं जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन उस पीरियड में चल रहे थे। अब जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की कला जब हम लोगों ने सीखी उसके बाद का जो पीरियड है। एंड स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटी, लिटरेट सोसाइटीज़ के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। लिटरेट सोसाइटीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको महाजनपद से जो है लिटरेट सोसाइटीज़ मिलना शुरू होंगी, या लेटर वैदिक पीरियड में भी आपको सोसाइटीज़ मिलेंगी जो पढ़ी लिखी होती थी, जिनके पास लिखने की कला उपलब्ध हो चुकी थी, ठीक है, बेस्ड ऑन रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, ठीक है, रिटन रिसोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसे आपका एज ऑफ महाजनपद, एज ऑफ 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद का भी एविडेंस हमें मिलता है। महाभारता भी जो है वो क्या है, महाभारता एक एविडेंस है, लिखित एविडेंस है, और रामायणा भी एक लिखित एविडेंस है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आपको जो है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आपको कॉइन्स भी होते हैं, ठीक है, आपके एडिक्ट्स भी होते हैं, आपको एडिक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको स्तूपास भी मिल जाएंगे। ये सब जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जो कि हिस्ट्री को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है, जब हमने लिखने की कला सीखी, और स्टडी ऑफ द लिटरेट सोसाइटीज, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, कंस्टिट्यूट्स हिस्ट्री। अब एंशियंट इंडिया कितने भागों में बटा हुआ है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 3 हिस्से हैं एंशियंट इंडिया के, ठीक है, ओल्ड एज के 3 पीरियड्स हैं। पहला है ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, 50,000 से 10,000 BC इसका टाइम पीरियड है। लेट स्टोन एज या मेसोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड 10,000 से 6,000 BC है। और न्यू स्टोन एज जो कि नियोलिथिक एज है, जो कि 6,000 से 1,000 BC इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। ये तीनों हो गए आपके टाइप्स ऑफ 3 इंडियन स्टोन एजेस। प्री हिस्ट्री का ये डेफिनेशन मैंने बता दिया, प्रोटो हिस्ट्री का डेफिनेशन और हिस्ट्री का डेफिनेशन। देखिए यहाँ आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, ये चित्र है पल्लव राम हैंड एक्स का, ठीक है।
ये पहला पैलियोलिथिक टूल है, ये पहला औजार है जो रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने जो है ढूंढ निकाला था। रॉबर्ट ब्रूस फूट इनका नाम है। ये पहला पैलियोलिथिक टूल है जो भारत में खोजा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पैलियोलिथिक टूल कौन सा है, तो वह है पल्लव राम हैंड एक्स। खोजा किसने था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज क्या है। पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। तो तब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ द पैलियोलिथिक एज। ठीक है, द पैलियोलिथिक एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज डेवलप्ड इन आइस एज। ठीक है, ये देखिए, तो पैलियोलिथिक एज का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? आइस एज में जो है डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, पैलियोलिथिक एज का डेवलपमेंट आइस एज में हुआ था। ठीक, आइस एज के पीरियड में जो है होमोसेपियंस का भी उद्भव हुआ था। होमोसेपियंस भी मतलब उद्भव का क्या मतलब होता है कि होमोसेपियंस अपने पूरे रूप में आए थे आइस एज में, मतलब अ डेवलप्ड ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, आइस एज में जो है होमोसेपियंस का एक टोटल डेवलप्ड फॉर्म जो है आया था, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन एक डेवलप फॉर्म के रूप में रह रहा है। उसे औजार बनाने भी आते हैं, उसे हंटिंग भी करने आती है, गैदरिंग भी करने आती है, यानी एक टोटल डेवलप्ड ह्यूमन हमने कब देखा? आइस एज में। तो पैलियोलिथिक एज भी जो है वो डेवलप कहाँ हुई थी? वो डेवलप हुई थी आइस एज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत में फैला हुआ था। ठीक है, इसका जो है फैलाव जो है पूरे भारत में था, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं था? तो एल्यूवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में जो है इसका फैलाव था। पैलियोलिथिक एज जो है, पैलियोलिथिक एज का जो एक क्षेत्र है वो पूरे भारत में था। किन किन एरियाज को छोड़कर? इंडस और गंगा को छोड़कर। अब पैलियोलिथिक मैन जो थे वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेग्रिटो रेस क्या होती है? नेग्रिटो रेस आप लोगों को अगर समझना है तो उसके लिए आपको आर एस शर्मा पढ़नी पड़ेगी। आर एस शर्मा की ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक देखिए। रेसेस के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो नेग्रिटो रेस, ठीक है, कॉकेशियन, मंगोलॉयड और ऑस्ट्रोलॉयड। ठीक है, ये 4 टाइप के रेसेस जो हैं भारत में बहुत ही प्रचलित थे, जिसमें अगर हम लोग नेग्रिटो को अगर पकड़ें तो नेग्रिटो बेसिकली आप द्रविडियन भी समझ सकते हैं। नेग्रिटो अगर आप कर रहे हैं तो नेग्रिटो को आप द्रविडियन भी कह सकते हैं या फिर नेटिव इंडियन। ओके, नेटिव इंडियन लोग जो थे उन्हें नेग्रिटो भी आप कह सकते हैं। जो लोग पर्टिकुलरली इंडिया के ही निवासी थे, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर्यंस भी बाहर से आए थे। कॉकेशियन जो थे वो बेसिकली आर्यन ही थे, वही भारत में आए थे बाहर से। मंगोलॉयड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, और ऑस्ट्रोलॉयड जो है वो कहीं कहीं भारत के झारखंड के एरियाज में या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में आपको मिलेंगे। पर नेग्रिटो रेस जो है वो बेसिकली द्रविडियन रेस आप कह सकते हैं या नेटिव इंडियन रेस भी आप कह सकते हैं, जो बेसिकली ऐसे ह्यूमंस होते थे जिनका डेवलपमेंट भारत में ही हुआ था। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं नेग्रिटो रेस। लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। रहते कहाँ थे ये पैलियोलिथिक पीपल? केव्स में रहते थे और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। ठीक है, रॉक शेल्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन के एक हिस्से में ऐसे एक रॉक जो है टूट कर एक जो है स्ट्रक्चर निकला हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर के नीचे जो है लोग अपना शेल्टर तैयार करते थे। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रॉक शेल्टर। ठीक है, तो रॉक शेल्टर में और केव्स मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है केव्स आप अच्छे से समझते होंगे। दे वेयर फूड गैदरिंग पीपल। करते क्या थे? फूड गैदरिंग पीपल थे। कोई एग्रीकल्चर नहीं था, कोई फिशिंग नहीं होती थी, फूड गैदरिंग पीपल थे। जो जहाँ मिला, जैसे हम लोग खाना बदोश कहते हैं, जो जहाँ मिला उसे उठाया खाया, बस वही हंटिंग करना और गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
ठीक है, हंटिंग करते थे, वाइल्ड फूड्स को क्या खाते थे और वेजिटेबल्स को, मतलब पकाने वकाने की कोई सिस्टम नहीं थी, जो मिला खाते चलो, खाना बदोश जीवन था। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की का कोई नॉलेज नहीं था, हाउस बिल्डिंग का कोई नॉलेज नहीं था, पॉटरी का कोई नॉलेज नहीं था, ना ही किसी मेटल का नॉलेज था। ये सब फैक्ट्स है, देखिए यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर स्टेप वाइज क्वेश्चन आया, अगर पैरा वाइज क्वेश्चन आया, तो आपसे यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। लेटर स्टेजेस में उन्होंने फायर के नॉलेज को अटेन किया था, लेटर स्टेजेस में, यानी पैलियोलिथिक, अभी देखिए मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा कि पैलियोलिथिक एज के भी 3 हिस्से होते हैं, तो लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में जो है नॉलेज ऑफ फायर उन्होंने अटेन किया था। 3 पीरियड होते हैं पैलियोलिथिक एज के, उन्होंने फायर का जो है नॉलेज कब अटेन किया था, लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अब इस पीरियड में टूल्स कौन कौन से यूज होते थे, तो अनपॉलिश्ड अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने एक फोटो डाल रखा है पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स का, तो देख सकते हैं आप लोग कैसे उबड़ा खबड़ा सा एकदम टूल है। तो समझ ही पा रहे हैं आप लोग कि किस तरीके का टूल वो लोग यूज करते थे, बस पत्थर को पत्थर से मार के तोड़कर एक टूल बनाया जाता था, जिसका वो लोग हंटिंग और गैदरिंग में जो है इस्तेमाल करते थे। टूल्स कौन कौन से होते थे, तो हैंड एक्स होते थे, क्लीवर्स होते थे, चॉपर, ब्लेड, ब्योरिन और स्क्रैपर। अब इन सब का मैंने इमेज नहीं डाला है, पर आपको बस याद रखना है कि कौन कौन से जो है टूल्स मिलते थे और कौन कौन से टूल्स बनाते थे। अब देखिए इन टूल्स को बनाने में इनकी परफेक्शन नहीं थी, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट टूल बनाते थे, क्योंकि ना ग्राइंडर था ना कुछ था, तो परफेक्ट कैसे बनेगा। लेकिन पत्थर से पत्थर को तोड़ के एक आकार देकर घिस कर जो है वो लोग टूल को तैयार करते थे, और उसका इस्तेमाल करते किस में थे, हंटिंग में करते थे, ठीक है। क्योंकि मेनली इनका सोसाइटी हंटिंग पे ही चलता था, इनका जीवन हंटिंग पे ही चलता था, तो हंटिंग के लिए करते थे। ये टूल बने किसके होते थे, तो क्वार्टजाइट स्टोन के बने होते थे। क्वार्टजाइट स्टोन अगर आपको जानना है तो उसके लिए ज्योग्राफी का क्लास आप लोग ज्वाइन करेंगे, तब वहाँ मैं बताऊंगा, यहाँ हर चीज़ बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वार्टजाइट स्टोन यूज करने की वजह से इन्हें पैलियोलिथिक मैन इन इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। क्वार्टजाइट मैन इन इंडिया भी कहा जाता था, यानी क्वार्टजाइट यूज करने वाले, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पैलियोलिथिक एज के 3 हिस्से कौन कौन से थे, ठीक है, और तीनों हिस्से में हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या क्षेत्र थे इनके, और कैसे कैसे टाइम पीरियड क्या था और एस्पेक्ट क्या थे इन तीनों पीरियड्स के। देखिए अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इसमें यूज कौन कौन से टूल्स होते थे, तो हैंड एक्स यूज होता था, चॉपर्स, क्लीवर्स यूज किस लिए किए जाते थे, हैंड एक्स का यूज किया जाता था चॉपिंग के लिए, चॉपर्स का यूज किया जाता था डिगिंग के लिए यानी खोदने के लिए, और क्लीवर्स का यूज किया जाता था स्किनिंग के लिए, ठीक है। अब मिलते कहाँ थे, लोकेशन देख लेते हैं, सोन एंड सोहन रिवर वैली पाकिस्तान में है, ठीक है। सोन नदी और सोहन नदी की रिवर वैलीज जो है वो अब पाकिस्तान में चली गई हैं, तो सोन एंड सोहन रिवर वैली पाकिस्तान में। सोन नदी आप लोग वो हमारे जो बिहार में सोन नदी आ रही है वो नहीं समझेंगे, ठीक है, वो सोन और सोहन अलग है, तो वो अब पाकिस्तान में, तो वहाँ देखेंगे कश्मीर, थार डेजर्ट, ठीक है, डिडवाना डिस्ट्रिक्ट, अभी भी डिडवाना में आपको बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिलेंगे, डिडवाना में आपको मिलेंगे, हिरन वैली में आपको मिलेंगे जो कि गुजरात में है, ठीक है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका, ठीक है, भिम्बेटका के रॉक शेल्टर्स में, और बेलन वैली मिर्जापुर में। एक चीज आप लोग गौर करेंगे कि यहाँ रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका जो दिया हुआ है, पेंटिंग अभी डेवलप नहीं हुई थी, तो यहाँ रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका को पढ़ के आप लोग इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि पेंटिंग भी ये लोग जरूर किए होंगे। अगर रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका में इनका जो है एक सेटलमेंट मिल रहा है तो जरूर पेंटिंग, नहीं, पेंटिंग डेवलप नहीं हुई थी पैलियोलिथिक पीरियड में, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, 5 लाख से 50,000 के बीच ये टाइम पीरियड पड़ता है, तो सोचिए कितने पहले से जो है टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक। कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझेंगे नहीं, बस ये याद रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आइस एज का जो है पार्ट कवर करता है। मिडिल पैलियोलिथिक जान लेते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक्स में जो है स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक का क्या मतलब होता है, देखिए एक पतली सी चिप्पी जो होती है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये जो है ये है फ्लेक,
ठीक है। एक पतली सी पत्थर की चिप्पी होती है, उसे फ्लेक कहते हैं। धारदार होती है, जैसे पतला ब्लेड होता है वैसे ही पत्थर की चिप्पी होती है, उसे किनारों से जो है घिस के धारदार किया जाता है, जिससे जो है मेनली चीज़ों को काटने या स्किनिंग करने के लिए जो है इनका यूज़ होता है। तो अब फ्लेक से बनते क्या-क्या थे? स्क्रैपर्स बनते थे, बोरर्स, पॉइंट और ब्लेड लाइक टूल्स, ठीक है? मैंने अभी बताया कि चमड़े को निकालने के लिए या छीलने के लिए किन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, तो ऐसी ही चीज़ें बनती थी एकदम पतले फ्लेक से, ठीक है? अब ये कहाँ मिलती थी? अब ये जो यहाँ आप सोन देख रहे हैं, ये हमारे बिहार वाला सोन है, ठीक है? ये मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। फाउंड इन सोन, नर्मदा एंड तुंगा भद्रा रिवर वैली, ठीक है। सोन, नर्मदा और तुंगा भद्रा रिवर वाले मिलेगी। पोटवार प्लेटू, झेलम और इंदस के बीच में पोटवार प्लेटू पड़ता है। भूगोल में आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो समझ आएगा। संगहो केव्स नियर पेशावर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान में संगहो केव है, वहाँ भी जो है सेटलमेंट इनका मिलता है। टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का नहीं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने बसाया था मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में, जो पैलियोलिथिक मैन ने जो है एक इस्टेब्लिशमेंट बताया था, उनकी खोज किसने किया था? खोज किया था एच.डी. संकालिया ने 1960 में, ठीक है। और इसे नाम दिया नेवासन इंडस्ट्री। क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहला साइट खोज में निकला था नेवासा, महाराष्ट्र। याद रखेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक की जब खोज हुई थी तो खोज किया किसने था? एच.डी. संकालिया ने किया था 1960 में, और इसे नाम दिया था नेवासन इंडस्ट्री, क्योंकि पहला मिडिल पैलियोलिथिक साइट जो था वो था नेवासा। अब लेटर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जान लेते हैं। पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, ठीक है, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स यहाँ पर होते थे। ब्यूरिंग्स एंड सम इंस्टेंसेस ऑफ बोन टूल्स। अब यहाँ पे देखिए बोन टूल्स का भी जो है यूज होना शुरू हुआ। अर्ली पैलियोलिथिक या मिडिल पैलियोलिथिक में कहीं आपको बोन टूल्स नहीं दिखा होगा, पर लेटर पैलियोलिथिक में बोन टूल्स शुरू हुआ, ठीक है। अब ये कहाँ मिलते थे? अब देखिए, अब ये यहाँ से आपको लेटर पैलियोलिथिक से आपको पाकिस्तान का पूरा पूरा प्रादुर्भाव नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको पाकिस्तान का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मिला था आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह वगैरह, ये सारी लोकेशन है जहाँ पर लेटर पैलियोलिथिक पीरियड के सेटलमेंट मिले थे। बोन टूल्स कहाँ मिले थे? कुर्नूल में मिले थे और चिंतामणि गवी के केव्स में मिले थे, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। टाइम पीरियड है 40,000 से 10,000, ठीक है। अब देखिए, होमोसेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड एट द एंड ऑफ दिस फेज, ठीक है। होमोसेपियंस तो पहले भी अपीयर्ड थे, पर ए फुल्ली डेवलप्ड होमोसेपियंस जो है वो लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में जो है अपीयर हुए थे सबसे पहले। सॉरी। तो याद रखेंगे कि पहले भी ह्यूमन थे, अर्ली पैलियोलिथिक में भी थे, मिडिल पैलियोलिथिक में भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, पर फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो आपको जो है लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे होमोसेपियंस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में के बारे में मैंने एक चित्र दे रखा है। तो यहाँ हैंड एक्स है, स्क्रैपर है, चॉपर, ग्राइंडर, हमर, एरोहेड, फ्लेक्स, ब्यूरिंग्स, ये सब आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका एक्स के रूप में काम करता है। ये सारे एक्स हैं, ये सब कुछ एक्स के एक पार्ट के रूप में दिया हुआ है। ये स्क्रैपर की तरह एक पार्ट है जो दिया हुआ है। ये बेसिकली हमर है, और ये सारा जो है ये सारे एरोहेड्स है। ये जो पतले पतले आपको दिख रहे हैं ये सारे एरोहेड्स हैं। तो ये सारे जो हैं टूल्स है पैलियोलिथिक एज के। अब कैसे बनाए थे इन्होंने, ये भी मैंने यहाँ पे एक फोटो दे रखा है, जो मैंने पहले ही समझाया आपको कि एक प्लेन पत्थर से जो है मार मार कर इन्हें तोड़ा जाता था, इन्हें शार्प किया जाता था, और उसके बाद इनका मेनली यूज़ कहाँ होता था? मेनली इनका यूज़ होता था हंटिंग एंड गैदरिंग में। तो याद रखेंगे, हंटिंग गैदरिंग में ही इनके टूल्स का जो है यूज़ होता था। बढ़ते हैं आगे।
तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मीसोलिथिक एज के बारे में, मीसोलिथिक एज के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि मीसोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से। देखिए पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने जान लिया कि वहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग ही इनके सोसाइटी का एक प्राइमरी एक्टिविटी था। उनकी अर्थव्यवस्था हंटिंग और गैदरिंग से ही चलती थी, खाना बदोश थे तो वैसे ही जीवन चल रहा था। अब मीसोलिथिक एज जो है इंटरमीडिएट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी बीच का एक स्टेज है हमारे स्टोन एज का, ठीक है। ये मीसोलिथिक और नियोलिथिक है ना, ये दोनों होलोसीन एरा में जो है डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है। एरा भी आपको पढ़ना है, एरा भी मैं आपको कवर कराऊंगा जब जियोग्राफी की क्लासेस शुरू होगी, तो एरा मैं आपको कवर कराऊंगा। पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है, पैलियोलिथिक पीरियड आपका प्लीस्टोसीन एरा में जो है डेवलप्ड हुआ है, और मीसोलिथिक और नियोलिथिक जो है वो होलोसीन एरा में जो है डेवलप्ड हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि पैलियोलिथिक पीरियड किस एरा में डेवलप्ड हुआ है, तो वो प्लीस्टोसीन एरा में डेवलप्ड हुआ है। और मीसोलिथिक और नियोलिथिक किस एरा में डेवलप्ड हुआ है, होलोसीन एरा में, ठीक है। सक्सीडेड द प्लीस्टोसीन एरा 10,000 साल, यानी प्लीस्टोसीन को सक्सीड किया था होलोसीन एरा ने, और होलोसीन एरा में जो है हम लोग मीसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर्स के बारे में जानेंगे। अब मीसोलिथिक मैन का प्राइमरी एक्टिविटी क्या था, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, और लेटर स्टेजेस में जब हम लोग लेटर स्टेजेस में पहुंचते हैं मीसोलिथिक एज के, वहाँ जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा, आपको क्वेश्चन आएगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस पीरियड में शुरू हुआ था, तो आपको मार्क करना है मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज मार्क नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि लेटर पीरियड ऑफ मीसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था। टूल्स कौन कौन से होते थे यहाँ, तो टूल्स यहाँ होते थे माइक्रोलिथ्स, छोटे टूल्स होते थे। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है छोटे टूल। जो भी टूल्स पैलियोलिथिक में यूज होते थे जो बड़े साइज के होते थे, अब उनका एक छोटा वर्जन बनाया गया। देखिए कोई भी चीज बहुत बड़ा से, जैसे सुपर कंप्यूटर पहले रूम बराबर होते थे, एक एक कमरे का सुपर कंप्यूटर होता था। अब तो निविदा ने, आप लोगों ने देखा होगा कि इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर ला दिया है जिससे पूरे एक एरिया का पूरा काम जो है चल सकता है, इतना पावरफुल हो गया है। तो छोटा करने का क्या कारण है, छोटा करने का कारण बस ये है कि उसे यूज करने में आसानी हो, उसे चलाने में आसानी हो, और उसके रख रखाव में भी आसानी हो, इसलिए उन्हें छोटा किया गया। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है मिनिएचर स्टोन टूल्स, छोटे। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका, अब क्वार्टजाइट का यूज बंद। अब सिलिका, जो क्रिस्टलाइन सिलिका होते थे, क्रिस्टलाइन सिलिका के पत्थर आप लोगों ने देखे होंगे। बालू जो आता है, अगर चाला हुआ बालू नहीं होता है तो उसमें ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं बहुत सारे, एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर के, वो होते हैं क्रिस्टलाइन सिलिका। क्रिस्टलाइन सिलिका का जो है घस के जो है बनाया जाता था, ठीक है। जियोमेट्रिकल और नॉन जियोमेट्रिकल शेप्स के दोनों तरीके के जो है स्टोन मिलते थे। तो क्रिस्टलाइन सिलिका क्या है, वो जो बालू में जो बड़ा बड़ा पत्थर आता है ना, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइन सिलिका। उसे घिस कर जो है ये लोग तोड़ के घिस के जो है अपने लिए जो है माइक्रोलिथ्स तैयार करते थे, छोटे औजार तैयार करते थे, ठीक है। पॉटरी इज एब्सेंट, पॉटरी नहीं था यहाँ पर। अधिकतर साइट्स में आपको पॉटरी नहीं मिलेगा, पर पॉटरी मिलेगा कहाँ आपको, गुजरात के लानगंज में और मिर्ज़ापुर के कैमूर क्षेत्र में, ठीक है। मिर्ज़ापुर, कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि कैमूर तो बिहार में पड़ता है, पर एंशियंट हिस्ट्री के अनुसार कैमूर का जो है एक क्षेत्रफल जो है बहुत बढ़ा हुआ था, क्योंकि कैमूर से कहीं ना कहीं आपको विंध्या पर्वत का जो है, विंध्यन पर्वत आपको कैमूर में भी मिलेंगे, विंध्यन पर्वत आपको मिर्ज़ापुर में भी मिलेंगे। तो क्षेत्रफल जो था कैमूर का पहले मिर्ज़ापुर तक, चुनार तक फैला हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में यहाँ बात हो रही है। कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर, वो कैमूर का क्षेत्र पहले मिर्ज़ापुर चुनार तक फैला हुआ था, इसलिए यहाँ पर कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर लिखा हुआ है। और एक चीज याद रखेंगे कि मीसोलिथिक एज में पॉटरी अवेलेबल थी, पॉटरी का काम शुरू हो गया था, ठीक है। भले यहाँ पे पॉटर्स व्हील नहीं मिला हो, पॉटर व्हील्स नहीं मिला है, पर पॉटरी यहाँ पर प्रेजेंट मिली है। कहाँ कहाँ मिली है, गुजरात के जो है लानगंज में मिली है, और कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर में मिली है, ठीक है। अब देखिए लास्ट फेज में जो है प्लांट कल्टीवेशन भी यहाँ पर आपको दिखेगा,
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन प्लांट कल्टीवेशन से रिलेटेड भी आता है कि किस एज में शुरू हुआ था, तो मेसोलिथिक एज में शुरू हुआ था। ठीक। अब ओवर 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट्स, 150 से ज़्यादा मेसोलिथिक रॉक आर्ट्स पाई गई हैं, ठीक है, जिनमें हमारा भीमबेटका भी आता है। ठीक है, ये देखिए भीमबेटका केव्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और भी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर हमें रॉक आर्ट्स के साइट्स पाए गए हैं, तो वो खरवाड़ है, जौरा, कथौटिया, ये तीनों क्षेत्र मध्य प्रदेश में आते हैं। खरवाड़, जौरा और कथौटिया सुंदरगढ़ और संबलपुर उड़ीसा में आता है, और केरला का एक जो है क्षेत्र जो है वहाँ भी मेसोलिथिक एज के रॉक आर्ट साइट्स पाए गए हैं। ठीक। अब सबसे पहला रॉक आर्ट कब खोजा गया था, तो 1867 में सबसे पहला रॉक आर्ट साइट खोजा गया था सोहागी घाट, कैमूर हिल्स, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैमूर हिल्स उत्तर प्रदेश, को आपको बिहार से कंफ्यूज नहीं होना है। वो कैमूर हिल्स जो विंध्यन पर्वत का जो एक रेंज है, वो कैमूर से होते हुए चुनार तक गया हुआ है, तो उस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वो क्षेत्र पूरा एक ही पड़ता है। ठीक है, एनिमल्स डोमिनेट मोस्ट ऑफ द सीन्स ऑफ मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स, यानी देखिए मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स में आपको किन चीज़ों के रॉक आर्ट मिलेंगे, किन चीज़ों के चित्र मिलेंगे, तो एनिमल्स के आपको चित्र मिलेंगे। ठीक है, किन किन एनिमल्स की, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, खोज नहीं मिला है, क्योंकि चित्र ही कुछ ऐसा विचित्र बना हुआ है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जाना है। पर एनिमल्स ही मेनली डोमिनेट करते थे मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स को। ठीक है, बट नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड। स्नेक जैसा कुछ नहीं मिला है, बाकी और एनिमल्स मिले हैं, वो कौन से मिले हैं वो भी नहीं पता है, पर स्नेक नहीं मिला इतना पता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं, बागौर है राजस्थान में, जो कि रिवर कोठारी रिवर के किनारे है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट कौन सा है, तो बागौर। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखिए एंशिएंट इंडिया से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, छोटा नागपुर रीजियन, सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया में कौन कौन सा, आदमगढ़, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और बागौर प्रोविंस। ठीक है, बागौर में आपको और क्या क्या मिलेगा, अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आपको एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का भी अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलेगा, बागौर में ही मिलेगा। साउथ ऑफ रिवर कृष्णा रिवर के दक्षिण में तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु, बीर बहादुरपुर इन वेस्ट बंगाल, सराय नाराय नियर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ एरिया। ठीक है, उसके बाद महादहा उत्तर प्रदेश में आपको क्या मिलेंगे, बोन आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, हड्डी के बने हुए जो है आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स, एरोहेड और बोन ऑर्नामेंट। ठीक है, हड्डी के बने हुए ऑर्नामेंट देखे होंगे आपने, पिक्चरों में देखे होंगे कि आपने हमारे देवी माँ के भी गले में मुंड माला देखी होगी, तो उसी तरीके के बने हुए आर्टिफैक्ट्स जो है यूज होते थे, और एरोहेड्स जो है यूज होते थे। देखिए पत्थर को जो है घिसना वो टफ होता है, पर हड्डी को घिसना आसान होता है। हड्डी तो एकदम कैल्शियम का चूना का बना हुआ है। ठीक है, तो उसको घिसना आसान है, तो उसे घिस कर एरोहेड बनाना आसान है। इसलिए लेटर पीरियड्स में जो है बोन आर्टिफैक्ट्स का ही यूज होना ज़्यादा शुरू हो गया था, ना कि स्टोन आर्टिफैक्ट्स का। ठीक है, बढ़ेंगे आगे हम लोग अब नियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो नियोलिथिक पीरियड के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। नियोलिथिक मैन आप देखिए यहाँ कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ जो है शुरू हो गया। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा, वहाँ हम लोगों ने देखा था प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर में फ़र्क है। प्लांटेशन में हम लोग जो है खेत में हल नहीं चलाते। ठीक है, अब तो ट्रैक्टर चलता है, पहले हल चलता था। तो एग्रीकल्चर में हम लोग खेत में हल चलाते हैं, पर प्लांटेशन में हम लोग हल नहीं यूज़ करते हैं। तो प्लांटेशन और एग्रीकल्चर को कंफ्यूज नहीं करिएगा। एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुआ था नियोलिथिक पीरियड में। प्लांटेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का प्लांटेशन शुरू हुआ था, वो हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। तो इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब कौन कौन सी चीज़ों को उगाया जाता था, तो कॉर्न, रागी, हाउस ग्राम, जिसे हम लोग कुलाटी भी कहते हैं, और डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक में ही शुरू हो गया था। पर यहाँ पर जो आपको वैरायटी मिलेगी, कैटल, शीप, गोट्स, इन सब का डोमेस्टिकेशन जो है शुरू हो गया था।
हम देखते हैं नियोलिथिक मैन इनोवेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है, अब यहाँ स्टोन टूल्स में जो है अब इनोवेशन भी शुरू हो गया। अलग अलग टाइप के स्टोन टूल्स आपको मिलेंगे, जैसे पॉलिश टूल्स भी मिलेंगे आपको, पैक्ड यानी नुकीले टूल्स भी मिलेंगे, ग्राउंड स्टोन टूल्स भी आपको मिलेंगे जिनका यूज गड्ढा खोदने में या लकड़ी काटने में, इनका भी इन ऐसे भी टूल्स आपको मिलेंगे और वो भी स्टोन के बने हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, they depended on polished stone other than quartzite। अब पॉलिश्ड स्टोन यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वही अपना क्रिस्टलाइन सिलिका का यूज होता था, यूज करके जो है यहाँ पर स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं दे लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब हमने पैलियोलिथिक में पढ़ा था कि हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं थी, घर नहीं बनाते थे। मीसोलिथिक में भी हम लोगों ने किसी भी तरीके की हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं पढ़ी थी। तो सबसे पहले हाउस बिल्डिंग एक्टिविटी किस पीरियड में हमें मिली है? नियोलिथिक पीरियड में। बनता किस चीज़ से था? मड और रीड से, यानी मिट्टी और कंकड़ से जो है घर बनाया जाता था। बोट बनाने की भी कला उन्हें आती थी और कॉटन रुई बनाने की भी कला उन्हें, कॉटन और वुल से कपड़ा बनाने की भी कला उन्हें आती थी। इस चीज़ को आप लोग, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं कि घर बनाने की कला जो है नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुई थी। मड एंड रीड से घर बनते थे। बोट बनाने की कला भी उन्हें आती थी और कॉटन एंड वुल स्पिनिंग और वीविंग भी उन्हें आता था, यानी स्पिनिंग और वीविंग भी जो है नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था। अब जो है हम लोग 3 हिस्से में जो है बांट लेते हैं टूल्स को कि किन किन हिस्से में किस टाइप के टूल्स मिलते थे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है, क्षेत्र के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रेक्टेंगुलर एक्सेस विद कर्व्ड कटिंग एज। रेक्टेंगुलर एक्सेस विद कर्व्ड कटिंग एज, देखिए इसका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर एक्स है, यहाँ पे जो है एक बोन ऑर्नामेंट, यहाँ पे जो है एक हैंडल फिट होता है और ऐसे जो है एक जो है इस साइड से जो है आप गड्ढा भी खोद सकते, काट भी सकता। वो लोग किस चीज़ में यूज़ करते थे उनको पता नहीं, वो चीज़ें उतना मायने नहीं रखती है, पर आकार ऐसा ही होता है। पॉलिश स्टोन एक्सेस विथ रेक्टेंगुलर बट हैज ओकेशनल होल्स। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता था। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता था और यहाँ पे जो है एक हैंडल जो है अटैच होता था। ठीक है, और लास्ट है एक्सेस विथ ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, एक्सेस विथ ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड, यानी साउदर्न एरिया में आपको एक्सिस विथ ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में आपको पॉलिश स्टोन एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बट हैज ओकेशनल शोल्डर्ड होल्स, और नॉर्थ वेस्टर्न में आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस विथ कर्व्ड कटिंग एज। साइड्स देख लेते हैं। बुर्जा होम में आपको क्या मिला है? यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर। ठीक है, रेक्टेंगुलर चॉपर मिला है। डोमेस्टिक डॉग्स बरीड विद देयर मास्टर्स, ये सब फैक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ही आते हैं, ये सब स्टेप वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें यही सब पूछा जाता है। गुफकराल, जम्मू एंड कश्मीर के गुफकराल में क्या मिला है? पीट ड्वेलिंग के लिए फेमस है, स्टोन टूल्स के लिए फेमस है, और ग्रेव यार्ड्स लोकेटेड विद इन हाउस होल्ड। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या मिला है? पीट ड्वेलिंग, स्टोन टूल्स और ग्रेव यार्ड लोकेटेड विद इन हाउस होल्ड, घर के अंदर ग्रेव यार्ड। ठीक है, यानी लोगों से अपने लोगों से जो है लगाव इतना था कि घर के अंदर जो है ग्रेव यार्ड बनाए जाते थे। ठीक है, मस्की जो कि साउथ में है, कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी, पिकली हाल में क्या मिला? प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है कैटल हर्डिंग होती थी। बूढ़ी हाल एक क्षेत्र है जहाँ पर कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन के भी साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, और कम्युनिटी फीस्टिंग के भी एविडेंस मिले हैं। और टेक्लाकोटा एक कर्नाटका में क्षेत्र है, वहाँ वो भी एक इम्पोर्टेंट साइट। पीएमपली इन तमिलनाडु, उतनूर इन आंध्र, ये सारे साइट्स आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, रट लेना है आपको। अगर आप मैप वाइज पढ़ेंगे इंडिया के मैप के सामने बैठ के तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर रट लेना है आपको। गारो हिल इन मेघालय, चिरांड इन बिहार। अब देखिए चिरांड में हमें बोन टूल्स मिले, बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ अभी पढ़ा था कि मीसोलिथिक में पढ़ा था कि बोन टूल्स जो मिले हैं, वो बोन टूल्स सबसे ज़्यादा हमें बिहार के चिरांड में भी मिले हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बिहार स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंस है। सरायखोला नियर टक्सीला ऑन पोटवार प्लेटू,
आमरी, कोट डीजी। अब देखिए कोट डीजी आपको आईवीसी में भी मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलेगा, कोट डीजी आपको यहाँ भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि नेटिव इंडियंस का ही एक जो है हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन यहीं के लोग थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को सेटअप किए थे, कोई बसा वसा नहीं था, वो पहले से यहीं था, सिविलाइजेशन चल रही थी जो डेवलप्ड होते 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 जो है मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि इस एंशियंट इंडिया में ओल्ड स्टोन एज में जो है हम लोग इंडस और गंगा के किनारे नहीं बस रहे थे, तो धीरे धीरे जो है जब हम लोग इंडस के किनारे बसने लगे तो वहाँ के सिविलाइजेशन को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। पर लोग यहीं के थे, कहीं कोई आया नहीं था बाहर से, लोग तो यहीं के थे। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला है? मेहरगढ़ में हमें एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंस मिले हैं। इसे ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। देखिए ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कह दे या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, दोनों ही करके क्वेश्चन आता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बेलन वैली में कोल्डिहवा यूनी, अब देखिए बेलन वैली कोल्डिहवा में जो है आपको यूनिक इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ थ्री फोल्ड, ठीक है, थ्री फोल्ड जो है आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नियोलिथिक कल्चर के भी एविडेंस मिले हैं, चैल्कोलिथिक एज के भी एविडेंस मिले हैं और आयरन एज सेटलमेंट के भी आपको जो है एविडेंस मिले हैं। तो कोल्डिहवा जो है नियोलिथिक में भी इम्पोर्टेंट है, चैल्कोलिथिक में भी एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है, और आयरन एज सेटलमेंट यानी वैदिक पीरियड में भी कोल्डिहवा एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। चौपानी मांडो, बेलन वैली, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पॉटरी। सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिला था यूज ऑफ पॉटरी का? तो मांडो बेलन वैली में। बेलन वैली ऑन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ इंडिया इन द मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली। अब देखिए बेलन वैली में और क्या मिला है? ऑल थ्री फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक सेटलमेंट फॉलोड बाय मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक, ये चारों सेटलमेंट आपको बेलन वैली में मिलेंगे, ठीक है, चारों क्षेत्र सेटलमेंट। अब देखिए अब लखनऊ एक, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं लखनऊ का, तो लखनऊ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ओल्ड स्टोन एज से अगर आप ले लें, पैलियोलिथिक से ले लें, तो पैलियोलिथिक से आज तक लोग बसे हुए हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप के लोग वहाँ पर रह कर गए हैं, मुगल भी रहे हैं, ब्रिटिश भी रहे हैं, पर नेटिव इंडियन जो है वो नेटिव लोग तो वहाँ रह ही रहे हैं। तो कल्चर कहीं ना कहीं वही हम लोग का है, थोड़ा थोड़ा उसमें डेवलपमेंट होता है पर कल्चर वही फॉलो हो रहा है। इसलिए देखिए बेलन वैली में जो है हमें तीनों टाइप के कल्चर्स मिलेंगे, पैलियोलिथिक भी मिलेगा, मीसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक, चारों आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। चैल्कोलिथिक पीरियड थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड में इमरजेंस ऑफ द यूज ऑफ मेटल। अब चैल्कोलिथिक पीरियड में मेटल का यूज शुरू हो गया था अलॉन्ग विथ स्टोन टूल। स्टोन टूल भी थे, मेटल भी थे, दोनों का यूज होता था। सबसे पहला मेटल कौन सा यूज हुआ था? तो सबसे पहला मेटल यूज हुआ था कॉपर, ठीक है। ओकेशनली ब्रॉन्ज भी यूज होता था। ब्रॉन्ज आपको नहीं करना है, एग्जाम में अगर ऑप्शन देगा कि सबसे मेटल कौन कौन से यूज होते थे चैल्कोलिथिक पीरियड में, तो आपको कॉपर ही करना है, ब्रॉन्ज नहीं करना है, ठीक है। सम चैल्कोलिथिक कल्चर्स आर कंटेम्पररी। देखिए वही चीज जो मैं शुरू में आपको समझा रहा था कि चैल्कोलिथिक पीरियड और हड़प्पन कल्चर जो है कहीं ना कहीं साथ साथ ही चला है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कहीं ना कहीं साथ साथ चला है, और साथ साथ चलने के बस कारण जो है इनका टाइम पीरियड भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलेगा। इसलिए इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होंगे, पीरियड जो है साथ साथ चला है, ठीक है। मोस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर्स आर पोस्ट हड़प्पन। पोस्ट हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर भी आपको मिलेगा और प्री हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर भी आपको मिलेगा। अब प्री हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर के इम्पोर्टेंट साइट कौन कौन से हैं? तो गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ है? खेतरी माइंस के पास। कालीबंगन, बनवाली, कोट डीजीन। अब देखिए ये जितना भी आप साइट्स पढ़ रहे हैं ये सारा साइट्स आपको फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि चैल्कोलिथिक पीरियड भी जो है एक डेवलप्ड होके जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में तैयार हुई, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चैल्कोलिथिक पीरियड ही चल रही थी, पर कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है एक डेवलपमेंट जो है वो अर्बन लेवल पर पहुंच गया था, इसलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया गया। कुछ कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट उस तरीका से नहीं गया था, तो वो प्री चैल्कोलिथिक और पोस्ट चैल्कोलिथिक के नाम से ही जाने जाएंगे, ठीक है। अब वो लोग डोमेस्टिकेशन करते थे काउस का, शीप्स, गोट्स, पिग्स,
एंड बफेलोज एंड हंटेड डियर। डियर का हंटिंग भी था, याद रखना है आपको, चैल्कोलिथिक पीरियड में हंटिंग भी होती थी। दे एट बीफ, बीफ खाते थे वो लोग। देखिए, इन पीरियड्स में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था, धर्म का कोई प्रादुर्भाव नहीं था, धार्मिक सोसाइटी नहीं थी। तो यहाँ जिसको जो मिला वो खाया, बीफ मिला, कुत्ता मिला, जानवर मिला, सुअर मिला, जो जिसको मिला वो खाया और मौज काटा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को धार्मिक एंगल से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे सिर्फ इतिहास के एंगल में। जो भी मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा उसको सिर्फ इतिहास के एंगल से लेना है, धार्मिक एंगल से नहीं लेना है, क्योंकि उस इतिहास में सिर्फ ऐतिहासिक एंगल ही आपको मिलेगा। ठीक है, नॉट अक्वेंटेड विथ हॉर्सेस, हॉर्सेस उनके पास नहीं थे। हॉर्सेस आपको इंडस वाली सिविलाइजेशन में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में मेनली क्या क्या प्रोड्यूस होता था, तो व्हीट और राइस जो कि स्टेपल फूड था उनका, ये ज़्यादा चलता था। इसके बाद बाजरा और कुछ कुछ दालें भी चलती थी, जैसे लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, ये सब। ठीक है, और ईस्टर्न रीजियंस में जो हमारे पूर्वी भारत है वहाँ फिश और राइस ज़्यादा चलता था, क्योंकि वो सारे जो है फ्लड डेवलप्ड क्षेत्र है, फ्लड्स ज़्यादा आते थे वहाँ। समुद्र के किनारे भी कुछ क्षेत्र आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको चैल्कोलिथिक के एविडेंस मिलेंगे। इसीलिए जो है फ्लड डेवलप्ड होने की वजह से जो है वहाँ पर फिश और राइस ज़्यादा चलता था। स्लैश बर्न और झूम कल्टीवेशन ज़्यादा होता था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को हल नहीं मिला है किसी भी तरीका का, हल का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए स्लैश और झूम कल्टीवेशन चलता था। यानी जंगलों को जला दो, उन्हें साफ करो और वहाँ खेती करो और फिर आगे बढ़ो। अगर हल होता तो वो कल्टीवेट करके हम लोग बार बार हम लोग उस ज़मीन को यूज़ कर सकते थे, पर हल का तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई किसी तरीका का कोई एविडेंस मिला नहीं है। इसीलिए जो है स्लैश और झूम कल्टीवेशन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि नाइदर द प्लो नॉर द हो हैज बीन फाउंड एट एनी साइट ऑफ पीरियड। देखिए हल अगर होता तो कहीं ना कहीं हम लोग खेती कर सकते थे बिना जलाए भी, बिना स्लैश और झूम कल्टीवेशन के भी, पर हल था नहीं तो जलाकर ही करना पड़ता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी यूज होते थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ठीक है, याद रखेंगे पॉटरी सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिला था, चैल्कोलिथिक पीरियड में। किस टाइप का पॉटरी है, मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस टाइप की पॉटरी है, उसका एविडेंस कहाँ मिला था, चैल्कोलिथिक पीरियड में। ठीक है, पॉटर व्हील्स भी था। ठीक है, और डिजाइन भी वहां पर आपको मिलेंगे। ब्रंट ब्रिक्स नहीं थे। ठीक है, जनरली लिव्ड इन टैच्ड हाउस मेड ऑफ मड ब्रिक्स, कच्चे ईंट के मकान से जो है, कच्चे ईंट से जो है मकान बनते थे। और इकोनॉमी क्या थी उनकी, रूरल इकोनॉमी थी, विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी। राइटिंग का कोई एविडेंस नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया है कि लेटर वैदिक पीरियड में ही आपको जो है लोगों ने लिखना सीखा था। तो लिखने का तो कोई सिस्टम है नहीं। विलेजेस वेयर स्मॉल, हट्स क्लोज टू ईच अदर, यानी छोटे छोटे गांव होते थे, घर जो है पास पास में होते थे, और खाना वो लोग खुद पकाते थे। देखिए नियोलिथिक तक पकाने का कोई सिस्टम नहीं था, पर चैल्कोलिथिक में आपको पकाने का सिस्टम मिलेगा, आपको खाना जो है ये लोग पका कर खाते थे। स्मॉल क्ले इमेजेस ऑफ अर्थ गॉडेस हैव बीन फाउंड। ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, धर्म कुछ भी यहाँ पर नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था। अर्थ गॉडेस का एक क्ले इमेज मिला है, जिसको हम लोग मान रहे हैं कि वो अर्थ गॉडेस है। पर अगर कुछ और एविडेंस आगे मिलते हैं जिससे पता चले कि वो मूर्ति किस चीज की है, क्या किसकी मूर्ति है, तो आगे भी जो है पता चलेगा हमें। ठीक है, इट इज दस पॉसिबल टू से दैट दे वेनरेटेड द मदर वन, यानी संभवतः हो सकता है कि वो लोग मदर गॉडेस की पूजा करते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आगे अगर एविडेंस मिलेंगे कि ये किसकी मूर्ति है, किसी और भी किसी फीमेल की भी हो सकती है, जैसे लियोनार्डो नविंसी ने बना दिया एक मोनालिसा। तो मोनालिसा कौन है, वो कोई भी हो सकती है, वो एक औरत ही है ना। अगर एंशियंट इंडिया में मिलती तो लोग कहते, कह रहे तो भगवान का चित्र नहीं, वो किसी भी तरीके का मॉडर्न मदर गॉडेस का, पॉसिबली मदर गॉडेस का वो एक मूर्ति है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मदर गॉडेस ही हो। बुल वाज प्रोबेबली द सिंबल ऑफ द रिलीजियस कल्ट बेस्ड ऑन स्टाइल बुल टेराकोटा ऑफ मालवा एंड राजस्थान। ठीक है, चल एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स थे, उन्हें मेटल का काम आता था। ठीक है, कॉपर को गलाना आता था, कॉपर स्मेल्टिंग और गुड वर्कर्स भी थे। दे मैन्युफैक्चर्ड बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, यानी प्रेशियस स्टोन्स के ऊपर भी काम होता था, जैसे कि कार्नीलियन, स्टीटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा था, बच्चे मर जाते थे पैदा होते ही, ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर मरते तो थे। ठीक है, फ्रॉम एविडेंस कैसा क्या मिला है, फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ ब्यूरियल ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र,
ठीक है। देखिए लार्ज नंबर ऑफ ब्यूरल के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बीमारी आ गई हो, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन फैल गया हो बच्चे में जिसके कारण बहुत सारे बच्चे मर गए हो तो सबको एक ही जगह गाड़ दिया गया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। पर इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई थी, इलाज वगैरह कुछ उतना ज़्यादा डेवलप था नहीं जिसके कारण जो है बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। आहार इम्पोर्टेंट साइट है, स्मेल्टिंग और मेटलर्जी के लिए, स्टोन हाउसेस के लिए जिलंड एक इम्पोर्टेंट साइट्स है, ब्रंट ब्रिक्स का भी यहाँ पर यूज़ हुआ है, और बनस वैली। ठीक है। नेवासा, जॉर्ब, जॉर्ब में आपको नॉन हड़प्पन कल्चर मिलेगा। नौदा टोली, नौदा टोली में क्या है, आपको सारे फूड ग्रेन्स मिलेंगे। नौदा टोली में आपको जो है सारे फूड ग्रेन्स का एविडेंस मिला, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सारे फूड ग्रेन्स आपको मिले हैं। दहमाबाद जो है जॉर्ब कल्चर में सबसे बड़ा साइट है। गोदावरी वैली में भी आपको साइट्स मिलेंगे। गोदावरी वैली में आपको ब्रॉन्ज गुड्स भी मिले हैं। ठीक है। ब्रॉन्ज, जबकि ब्रॉन्ज का उस समय ज़्यादा यूज़ था नहीं, पर ब्रॉन्ज गुड्स भी आपको मिले हैं। सोनगांव, इनाम गांव, ठीक है। सोनगांव, इनाम गांव में क्या मिला है, लार्ज मड हाउस, नहीं स्मॉल हट नहीं मिला आपको, घर मिले हैं, पूरा मिट्टी से बने हुए पूरे घर, विथ ओवेंस एंड सर्कुलर पिट हाउसेस। एंड नासिक, महाराष्ट्र। चिरांड बिहार में है, सिनवार, सोनपुर, ये 3 क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स है बिहार में। और महिसादल इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के महिसादल में। कयाथ में जो है मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स मिले हैं, और प्री हड़प्पन एलिमेंट्स इन पॉटरी मिले, वही रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी जो है वो कयाथ में मिला है। मालवा में जो है रिचेस्ट चैल्कोलिथिक सिरेमिक्स यानी पॉटरीज मिले हैं। स्पिंडल वोल्स भी मिले हैं जिसमें जो है हम लोग कॉटन और वूल का काम करते हैं। नॉन हड़प्पन कल्चर भी के एविडेंस, और एरन मध्य प्रदेश में भी नॉन हड़प्पन कल्चर जो है आपको एविडेंट मिलेगा। एरन में ही सबसे पहले हम लोगों को एक साक्ष्य मिला था जिससे हम लोगों को पता चला था कि सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य हमें एरन से ही मिले थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो ये था एक ब्रीफ एंशिएंट इंडिया के बारे में। इतना ही आपको पढ़ना है, ना इससे कम आपको पढ़ना है, ना इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको बहुत अच्छे से कवर करना है, और एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के और अच्छे से हर चीज़ को समझ के कवर करना है। हड़बड़ी नहीं करेंगे, वीडियो को आराम से देखेंगे, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स को आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं @http मिश्रा जी, या फिर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और याद रखें वीडियो को आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स और को एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इतने अच्छे कंटेंट का फ़ायदा मिल सके और बिना ज़्यादा हेजिटेशन से उनकी तैयारी आसानी से हो सके। तो करते हैं वीडियो को एंड। जय हिंद।